वेलकम दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक है हमारा इतिहासकार। जो भी हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट आपके इतिहासकार हैं उनको हम देखेंगे यहाँ पर। ये जो सारे क्वेश्चंस होंगे आपके यहाँ से जो इतिहासकारों को हम देखेंगे उनकी यहाँ पर वन लाइनर हम सीधे क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्जाम में बनने के जिनके पूरे पूरे चांसेस हैं जहाँ से एग्जामिनर ज्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, हिस्ट्री आपने अच्छे से पढ़ रखी होगी वैसे, जैसे कि मैं सोच सकता हूँ। हम सीधे वन लाइनर देखेंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। प्रमुख जैसे कि इनके माता पिता, इनकी पत्नी, जो नाम है वो सभी नाम तो आपको पता होगा। जैसे कि माता का नाम मैरी हेटली, पिता का नाम जेम्स टॉड, पत्नी क्लेटबर्ग। ये सभी इतने कोई खास है नहीं एग्जाम की दृष्टि से, लेकिन कुछ चीजें जो इम्पोर्टेंट हैं हम वो देखेंगे सिर्फ, जिनका एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। जैसे कि इनके गुरु का नाम एग्जाम में पूछने के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, जो आपको सभी को पता होना चाहिए, जो क्या है, यति ज्ञानचंद्र। और ये जो गुरु है ये इनके गुरु यति ज्ञानचंद्र, ये कहाँ से हैं इनके गुरु, इनका जो संबंध है वो कहाँ से है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा से। कहाँ से, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। हम सीधी एग्जाम के दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट होंगे वही बात हम यहाँ पर करें। ठीक है, इसके अलावा इनके प्रमुख नाम हैं, जो नाम एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कुछ ना कुछ एग्जाम में, जैसे अब जो नाम है इनके वो दोनों नाम जिनसे इनको पुकारा जाता है, बोला जाता है राजस्थान में या भारत में, वो नाम होने में तो इजी है, लेकिन कई बार कुछ एग्जीक्यूशंस भी एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो एक तो जैसे कि इनको जो बताया जाता है, जो बोला जाता है, एक तो राजस्थान के इतिहास के जनक के नाम से भी ये जाना जाते हैं, राजस्थान के इतिहास के जनक। और दूसरा जो है, इनको घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल वन लाइनर रिवीजन में हमारा जल्दी से जल्दी काम हो सके, ज्यादा हमें टाइम नहीं लगे, और जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, जैसा कि हम देख सकते हैं कि भारत में जिनका आगमन है, तो दोनों आगमन पूछ सकते हैं, एक तो भारत में और एक राजस्थान में। कौन सी जगह आए और कौन से सन में आए, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि भारत में आए तो भारत में कब आए, कौन सी जगह आए। भारत में पूछा जाए तो भारत में कब आए थे, 1758 के अंदर, 1798 ईस्वी में। और जगह पूछी जा सकती है आपसे कि 1798 में जब आए थे तो कौन सी जगह पे आए थे। भारत की बात करें तो भारत में कहाँ आए थे, बंगाल में। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें कि राजस्थान में कब आए और कौन सी जगह पे आए। राजस्थान में राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में कब आते हैं, ये 1806 में। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको एटलीस्ट आपको याद करनी है। अब चाहे से आप रट के याद करें या समझ सकते हैं तो समझ के याद करें। ठीक है, और बात करें तो राजस्थान में कौन सी जगह पे आए थे ये आते हैं आपके मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, जहाँ पर इनके गुरु सिंह की मुलाकात होती है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा। कहाँ पे आते हैं, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, जो कि पहले उस समय जब रियासतें चला करती थी तो कौन सी थी, मेवाड़ रियासत, यानी कि हम कह सकते हैं मेवाड़ में आए थे 1806 में। ठीक है, इसके बाद में इनको एक कर्नल की उपाधि भी थी, जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि इनको कर्नल की उपाधि कब मिली। कर्नल की उपाधि कब मिली इनको, कर्नल की उपाधि, यह मिली इनको 1813 में।
और यहाँ पर अगर हम बात करें कि जैसे 18 राजस्थान में जब ये आए थे 1806 में, तब ये आए थे, तब किस पद पर आए थे या क्या था इनका आने का, ठीक है, मकसद क्या था एक तरह से। तो वो जब आए थे तो ये हाड़ौती जो उदयपुर का क्षेत्र है वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट पीए बनकर यहाँ पर आते हैं। कौन सी जगह पे? उदयपुर में, ठीक है। तो क्या बनकर आए थे? ये पीए बन के आए थे। पीए मतलब पॉलिटिकल एजेंट आपके, ठीक है। और इनकी मृत्यु वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं एग्जाम की दृष्टि से, लेकिन मृत्यु की अगर बात करें तो मृत्यु भी आप याद रख सकते हैं। जैसे इनकी मृत्यु जो है वो हुई थी कब? 1835 ईस्वी में। मतलब दिनांक भी अगर पूछी जाए तो 1800 नवंबर 1835 के अंदर। और कुछ चीजें हैं, जैसे ये वापस से इंग्लैंड जाते हैं, तो राजस्थान से जो वापस इंग्लैंड गए थे, तो इंग्लैंड कब गए थे? 1822 ईस्वी में। और जाते समय आपको पता होगा, जैसे कि आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उन्हें पता होगा इनके बारे में कि मानमोरी का जो शिलालेख था, वो मानमोरी का शिलालेख ये जाते समय क्या करते हैं? समुद्र में फेंक देते हैं, ठीक है। और मानमोरी का शिलालेख जो इनको प्राप्त होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? चित्तौड़गढ़ की जो मानसागर झील है उसके किनारे से इनको कौन सा प्राप्त होता है शिलालेख? मानमोरी का शिलालेख, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो ये जो आए थे तब इनकी जो उम्र थी, जो उम्र लगभग जब ये पीए बन के आए थे यहाँ पर राजस्थान के अंदर, तब इनकी जो उम्र थी वो कितनी थी? 17 वर्ष। और इसके अलावा बात करें तो जैसे कि 24 वर्षों की भारत यात्रा की है इन्होंने, जिसमें से भारत यात्रा में से 22 वर्ष तो इन्होंने कहाँ पे बिताए हैं? अपने राजस्थान में, ठीक है। 24 वर्षों में से भारत में 22 वर्ष इन्होंने भारत में बिताए हैं। और राजस्थान में सर्वप्रथम जब ये आए हैं तो राजस्थान में 1806 ईस्वी में मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आ चुके हैं ये, ठीक है। इनके और बात करें तो इनकी कुछ बुक्स हैं, जो बुक्स प्रसिद्ध है और वहां से कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो बनते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इनकी बुक्स की बात करूं, दो बुक्स हैं इनके द्वारा अलग अलग। तो एक तो जैसे मैं बुक की बात करूं, बुक 1, ठीक है। बुक 1 जो कौन सी इनकी है? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। और इस बुक का प्रकाशन की बात करें, इनका जो बुक है इनकी, इस बुक का प्रकाशन कब होता है? एन एंटिक्विटीज एन एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। बुक कब इनकी पब्लिश होती है? 1829 ईस्वी में, इनकी मृत्यु से पहले, ठीक है, 1829 के अंदर। और इस बुक से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, इस बुक में ऐसा क्या देखने के लिए मिलता है कि इस बुक में हमें जो मेन चीज मिलती है वो क्या मिलती है? जो राजस्थान के नाम रहते हैं तीनों, जो तीनों नाम लिखित रूप से इस बुक के अंदर उपलब्ध है, इस बुक में आपको देखने के लिए मिलते हैं। जो तीनों नाम कौन कौन से हैं? जैसे कि राजस्थान, राजस्थान और रजवाड़ा। ये जो क्लास है आपकी, ये सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस याद करने के लिए शुरू की गई है। और स्पेशली जो हमारी वैकेंसी है अधीनस्थ बोर्ड एलडीसी 10,644 पदों पर, उसके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम याद करने की दृष्टि से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। इसके बाद बात करें बुक फर्स्ट हमने देखी। बुक सेकेंड, बुक सेकेंड कौन सी है उनकी? कुछ इससे पहले कुछ देखना, चलिए हम आगे देखेंगे। फिर इनके जो जो दोनों बुक्स है इसमें कोई और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कही गई हैं, वो आप देख सकते हैं। जैसे कि एक तो कुछ कथन फेमस है, दो कथन हैं जो अलग अलग हैं, जो दोनों कथन इनके द्वारा इस बुक में देखने के लिए मिलते हैं। एक कथन आपको देखने को मिलता है कि राजस्थान में कोई छोटा सा राज्य भी शायद ऐसा नहीं है जहाँ थर्मोपैली जैसी कोई रणभूमि नहीं हो। एक्चुअली में जो थर्मोपैली है, जो आपको फॉरेन में हम जाते हैं लंदन में या इंग्लैंड में हम देखते हैं, थर्मोपैली वहाँ की एक जगह है, ठीक है। और जहाँ पर एक लियोनाइडस नाम से एक वीर पुरुष है, उसी से कंपैरिजन करते हुए यहाँ पर बोला जाता है इस कथन के अंदर कि राजस्थान में कोई छोटा सा राज्य शहर ऐसा शायद नहीं है जहाँ थर्मोपल्ली जैसी रणभूमि ना हो और लियोनाइडस जैसा वीर पुरुष पैदा नहीं हुआ हो। एक कथन ये प्रसिद्ध है जो इस बुक में लिखा हुआ मिलेगा आपको। कथन सेकंड है
शौर्य और बलिदान के लिए यूरोप की थर्मोपल्ली के अलावा कोई भूमि नहीं है, लेकिन राजस्थान में पग-पग पर थर्मोपल्लियाँ हैं। यानी कि राजस्थान में जिस भी भूमि पर आप जाएँगे वहाँ पर बहुत सारी थर्मोपल्लियाँ आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है? बुक सेकंड की बात करें तो बुक सेकंड कौन सी आपकी द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। सेकंड बुक जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सी है? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है? और इस बुक की अगर बात करते हैं तो इस बुक का प्रकाशन जो होता है वो कब होता है? 1832 में। ठीक है? कब होता है? 1832 में। और यही जो आपकी बुक है सेकंड बुक, इसका एक तरह से हिंदी में भी ट्रांसलेशन किया जाता है। ठीक है? और हिंदी में जब ट्रांसलेशन होता है तो वो जो प्रकाशन होता है, वो जो बुक प्रकाशन होती है, वो कब होती है आपकी? 1838 में। और जिसका जो संस्करण है जो निकलता है वो है आपकी पश्चिमी भारत की यात्रा, ट्रेवल्स ऑफ वेस्टर्न इन इंडिया। इसकी बात करें हम, इसका जब 1838 में 1800 1838 के अंदर जब ये बुक का हिंदी प्रकाशन होता है, एक तरह से हिंदी। ठीक है? हिंदी प्रकाशन जो किसके द्वारा होता है, इनकी जो पत्नी होती है, पत्नी के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो पूछी जा सकती है एग्जाम में। पत्नी का नाम क्या था? क्लेटबर्ग। और इंग्लिश में जो हिंदी में जिसका नाम था वो नाम क्या था? इसका नाम बुकलेट का आपका बुक का नाम था पश्चिमी भारत की यात्रा। पश्चिमी भारत की यात्रा। ठीक है? इंग्लिश में अगर हम बात करें तो ट्रेवल्स ऑफ वेस्टर्न इन इंडिया। ट्रेवल्स ऑफ वेस्टर्न इन इंडिया। यहाँ तक आपको बात समझ में आई? इसके तीनों जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि तीनों में से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं कई बार। ठीक है? जैसे कि इसका संपादन की बात करें तो संपादन हमने देख लिया कि संपादन यानी इसका जो संपादन होता है वो किसके द्वारा होता है? इनकी पत्नी क्लेटबर्ग के द्वारा। और प्रकाशित जो होता है, इसका प्रकाशन कब होता है? इनका इनकी मृत्यु के बाद में। ठीक है? क्योंकि 1838 में इसका प्रकाशन होता है। और कर्नल जेम्स टोड की जो मृत्यु होती है वो मृत्यु हमने पहले देख ली है कि मृत्यु जो होती है वो कब होती है? 1835 में, 1800 नवंबर 1835 के अंदर। ठीक है? और ये जो बुक होती है समर्पित किसे होती है? समर्पित समर्पित होती है उनके गुरु यति ज्ञानचंद्र को। ठीक है? आई बात समझ में? तो ये कुछ चीजें थी जो इम्पोर्टेंट थी। अब यहाँ से कुछ अलग अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें एग्जाम में बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। सिमिलर ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो इनके नाम से ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो वो कंफ्यूजन वाले जो क्वेश्चन है वन लाइनर सीधे सीधे हम देखेंगे, ताकि हमें एग्जाम में पता रहे कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। ठीक है? देखिए, एक
जैसे घोड़े वाले बाबा, तो हमने देख लिया कि घोड़े वाला जो बाबा होता है वो किसको बोला जाता है, कर्नल जेम्स टोड को। ठीक है, इसी प्रकार से एक होता है जोहड़ वाले बाबा। जोहड़ वाले बाबा, अगर आप इनको क्वेश्चन, इन जो वन लाइनर क्वेश्चन है इनको सीधे सीधे भी आप अगर याद करते हैं तो आपको एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। जो कि इनको बोला जाता है राजेंद्र सिंह को। और इनको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, बोला जाता है वाटरमैन। ठीक है, इसके अलावा बात करें, एक होता है जोहड़ वाले बाबा के अलावा सेठानी का जोहड़। सेठानी का जोहड़, सेठानी का जोहड़, सेठानी के जोहड़ की बात बोला जाता है, जो किस जिले को बोला जाता है, चूक। सीधे सीधे पुट क्वेश्चन है, अगर आपको अच्छे से याद रहेंगे तो सीधे सीधे लगा सकते हैं। एक होता है रेल वाले बाबा। ठीक है, रेल वाले बाबा, जो किनको बोला जाता है, किशन लाल सैनी। किशन लाल सैनी। एक है आपके शक्कर वाले बाबा। ठीक है, जो किनको बोला जाता है, नरहड़ पीर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इनके अलावा हम हमने पीछे क्वेश्चन भी देखा है, जैसा कि हम देख सकते हैं क्वेश्चन हमारा। हाँ, यहाँ पर बुक वन में आपका एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो बुक थी आपकी प्रकाशित हुई थी 1829 में। यहाँ पर आपको राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा जो शब्द हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन एक कंफ्यूजन करने वाला एक फैक्ट है, जहाँ से एग्जाम में काफी स्टूडेंट्स को कई बार क्वेश्चन एग्जामिनर थोड़ा सा कंफ्यूज करके डिस्टर्ब करने के लिए पूछा जाता है। उस क्वेश्चन को आप देख लीजिए एक बार तरीके से। ठीक है, हम अगर बात करें कि राजपुताना जो शब्द है, किसकी बात करें, राजपुताना शब्द की। राजपुताना शब्द, इसको क्या एग्जामिनर कई बार कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग तरीके से पूछता है, जो आपको पता होना चाहिए। अगर पूछा जाए सिर्फ और सिर्फ इसका मौखिक उपयोग, तो या प्रयोग जिसे बोल सकते हैं आप, मौखिक प्रयोग। सर्वप्रथम मौखिक प्रयोग, ठीक है, सर्वप्रथम कब हुआ और किसके द्वारा किया गया। ठीक है, मौखिक प्रयोग, तो ये तो कब हुआ आपका 1800 ईस्वी के अंदर, और किसके द्वारा किया गया, जॉर्ज थॉमस के द्वारा। दूसरा, इसी को थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया जाता है कि राजपुताना जो शब्द है आपका, इसका लिखित उपयोग, लिखित प्रयोग सर्वप्रथम, लिखित प्रयोग सर्वप्रथम, तो वो कब होता है आपका 1805 ईस्वी में। और किसके द्वारा किया जाता है 1805 ईस्वी में, विलियम विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा। विलियम फ्रैंकलिन, इसके द्वारा किया जाता है, विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा। और जो ये लिखित जो आपको शब्द मिलता है राजपुताना, ये लिखित शब्द आपको किसमें देखने के लिए मिलता है, द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, जो इनकी बुक है द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, उसके अंदर आपको दिखता है।
इसको भी लिख लेते हैं हम। द मिलिट्री मेमोरियल्स। और लॉर्ड थॉमस। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस थे जो इतिहासकार हमारे कर्नल जेम्स टोड हैं उनके लिए पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं हम सेकंड। हमारा सेकंड जो इतिहासकार कौन रहने वाले हैं वो देखेंगे हम। सेकंड इतिहासकार हमारे कौन से रहने वाले हैं? कवि राजा श्यामल दास ददीवाड़िया। इनके बारे में बात करें तो कविराज श्यामल दास ददीवाड़िया के बारे में बात करें, इनको जो उपाधि मिलती है, एक तो उपाधि देख लेते हैं इनकी उपाधि कहाँ कब मिलती है इनको और कौन सी मिलती है। एक तो उपाधि इनको जो मिलती है वो मिलती है केसरे हिंद की, और किसके द्वारा दी जाती है उपाधि इनको? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। एक उपाधि जो मिलती है इनको वो मिलती है कवि राजा की, और वो कवि राजा की जो उपाधि मिलती है इनको किसके द्वारा दी जाती है? महाराजा सज्जन सिंह के द्वारा। और दूसरी उपाधि इनको कौन सी मिलती है केसरे हिंद के अलावा? कवि राजा। दोनों उपाधियां इंपॉर्टेंट है, दोनों उपाधियां एग्जाम में कहीं से भी पूछ ली जाती है। केसरे हिंद की उपाधि इनको कौन देता है? ब्रिटिश सरकार द्वारा। और कवि राजा की बात करें तो महाराजा सज्जन सिंह ने दी थी। अब देखिए हर चीज के बारे में डिटेल से हम पढ़ना शुरू करें, महाराजा सज्जन सिंह कौन थे, इनके सज्जन सिंह के काल में क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ, तो ये सब बातें तो हमने पहले भी हिस्ट्री में पढ़ ली होगी। हम सिर्फ इस क्लास में वन लाइनर देखेंगे जो एग्जाम की वजह से, एग्जाम के लिए हमारी कितने इंपॉर्टेंट है, जो सीधे हमें याद करने हैं, वो क्वेश्चन हमें याद होने चाहिए। ठीक है, और बात करना शुरू करें तो हम बात करते हैं कविराजा जो श्यामलदास ददीवाड़िया हैं, इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिस ग्रंथ से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो ग्रंथ कौन सा था उसकी बात कर लेते हैं। मेनली सारे क्वेश्चन जो है ना इनके इसी ग्रंथ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा एक ग्रंथ रचित है और वो कौन सा है? वीर विनोद। सारे क्वेश्चन इनके इसी से पूछे जाते हैं लगभग लगभग। बाकी फिर तर्क हैं, हर जगह इतिहासकार हैं तो कहीं ना कहीं अपने अपने तर्क देते हैं, इनके तर्क हैं जो अलग अलग मिलते हैं आपको। ठीक है, तो एक तो अगर बात करूं मैं वीर विनोद की, तो वीर विनोद जो है आपका, इनका जो ग्रंथ है लिखा हुआ, वो लिखवाना शुरू किसने किया था? एक तो लिखवाने के लिए जो नाम पूछा जाता है एग्जाम में की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो तो कौन सा इनका? शिंबू सिंह। दूसरा बात करते हैं
ये जो ग्रंथ है लिखकर जो पूर्ण हुआ था, पूर्ण किनके काल में हुआ था? सज्जन सिंह के काल में। और इन जो वीर विनोद जो ग्रंथ है इसका, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस ग्रंथ के ऊपर पाबंदी या पूर्ण तरीके से इसके ऊपर रोक किस राजा शासक के द्वारा लगवाई गई? वो कौन थे? फतेह सिंह। ठीक है? और फतेह सिंह से भी इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन निकलता है कि इनका जो दरबारी कवि था उस समय फतेह सिंह का, तो वो कौन थे? केसरी सिंह बारठ। ठीक है? तो वीर विनोद जो ग्रंथ लिखने वाले कविराज श्यामलदास दतिवाड़िया हैं, इन्होंने 3 शासकों का एक तरह से शासनकाल लिखा है। ठीक है? देखिए इनके बारे में ये लिख लेते हैं हम सभी जो इम्पोर्टेंट है। तो शुरू किया, किसके शासनकाल में शुरू हुआ? शंभू सिंह। ठीक है? पूर्ण किनके शासनकाल में हुआ? सज्जन सिंह। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है? कई बार पूछा जाता है इनको प्रतिबंध इसके ऊपर, प्रतिबंध किस राजा ने लगाया या किस राजा के शासनकाल में लगा? तो कौन थे? फतेह सिंह। ठीक है? और फतेह सिंह के कई बार क्या है, इनका भी इम्पोर्टेंट जो इनके जो दरबारी कवि थे, इनके दरबारी कवि पूछ लिए जाते हैं। केसरी सिंह बारठ। कौन थे? केसरी सिंह बारठ। भाषा, इसकी भाषा की बात करें हम, वीर विनोद जो ग्रंथ है इसकी भाषा कौन सी थी? अवधी। ये तो छोटे-छोटे क्वेश्चन है, एक तरह से अवधी भाषा में है। और भी इनके बारे में और भी कोई जानकारियाँ हैं जो आपको पता होगी, जो आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी या इतिहासकार जो चैप्टर है आपका, इस चैप्टर को आपने पढ़ा होगा, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस निकलते हैं वैसे तो, जो आपने पढ़ रखे होंगे। जैसे कि जो लिखी गई थी, जो कि किस वर्ष में लिखी गई थी, ठीक है? और इस बुक के ऊपर जो खर्चे की बात करें, तो बुक के ऊपर जो खर्चा आया था, वो खर्चा कितना लगाया था? शासनकाल में 1 लाख रुपए का खर्चा हुआ था। ठीक है? और भी सारे बहुत सारे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें पूरा जो आपका मेवाड़ राज्य है, इसका इतिहास देखने के लिए मिलता है। ठीक है? महाराणा कुमार ने जो मेवाड़ की जो 84 दुर्गों का निर्माण कराया था, उसमें से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुमार ने। ये जो बात है, ये भी आपको वीर विनोद ग्रंथ में देखने के लिए मिलती है। ठीक है? स्थापत्य जो कला है आपकी, उसके जनक जो कौन है? आपके महाराणा कुंभा। ये भी बात इसमें वीर विनोद ग्रंथ में आपको देखने के लिए मिलती है। काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है? जो ये कुछ बातें हैं, जैसे कि स्थापत्य कला के जनक के बारे में और जो दुर्ग हैं, ये सब चीज़ें हम कब देखेंगे? जब हम महाराणा कुंभा का काल देखेंगे। ठीक है? हम जब अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जब हम मेवाड़ स्टार्ट करेंगे या मारवाड़ को देखेंगे हम, तब देखेंगे इनके बारे में कौन-कौन सी बातें हैं जो इम्पोर्टेंट है। अभी हम केवल वीर विनोद ग्रंथ के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है? इसके अलावा बात करें कुछ, तो कुछ राजा हैं, जैसे कि आपके मारवाड़ के जो राजा रहे हैं, जैसे कि महाराजा विजय सिंह की बात ले लीजिए, तो महाराजा विजय सिंह को जो मारवाड़ का जहांगीर कहा गया है या जहांगीर का नमूना कहा गया है, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये भी बातें जो आपकी लिखी हुई है, कहाँ देखने के लिए मिलती है आपको? वीर विनोद जो ग्रंथ है कविराज श्यामलदास दतिवाड़िया का, यहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिलता है। तो एग्जामिनर किसी भी तरीके से इसको पूछ सकता है, लिखित के रूप में पूछ सकता है, या मारवाड़ का जहांगीर, इनको किस ग्रंथ के अंदर कहा गया है? जहांगीर का नमूना किस ग्रंथ में कहा गया है? ठीक है? और किसे कहा गया है? विजय सिंह को कहा गया है, ये सभी। ठीक है? उनकी एक पासवान थी गुलाब राय, उसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि गुलाब राय जो पासवान है, उनको किस उपाधि से और किस ग्रंथ के अंदर बोला गया है? मारवाड़ की नूरजहाँ, ठीक है? और नूरजहाँ का नमूना किसे बोला गया है?
ये सभी हम यहाँ पर इस ग्रंथ में देखने के लिए मिलता है आपको। ठीक है, तो ये दोनों भी हम देख लेते हैं। महाराजा विजय सिंह। ठीक है, इनको क्या बोला गया है? मारवाड़ का जहांगीर। और मारवाड़ का जहांगीर और जहांगीर का नमूना। ठीक है, इनकी जो पासवान थी, पासवान कौन थी? गुलाब राय। गुलाब राय की जो माता थी, माता का नाम क्या था? अस्मत बेगम। अस्मत बेगम को किस लिए जानते हैं हम? ये जो इत्र का इजाद किया था वो किसके द्वारा किया गया था? गुलाब राय की जो माता थी अस्मत बेगम, उनके द्वारा। और किस घास से किया गया था? खस घास से। ये भी आपको पता होगा। तो ये सभी चीजें यहाँ पर लिखने की जरूरत है नहीं वैसे, ये सभी चीज आपको पता होगी, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो अच्छे से। बाकी जब हम ढंग से देखेंगे इनके बारे में तो आगे देखेंगे, जो वन लाइनर क्वेश्चन जो हम आगे बनाएंगे उनके अंदर देखेंगे। मारवाड़ की नूरजहां। और बात करें तो नूरजहां का नमूना। ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट चीजें थी जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, काफी सारी आपके। ये हमारी कविराजा श्यामलदास ददीवाड़िया से संबंधित जो बातें थी, वन लाइनर, ये हमने देखी। अगला हम देखेंगे आपके तीसरे जो इतिहासकार हैं उनके बारे में। ठीक है, जी.एच. ओझा। जी.एच. ओझा मतलब गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ठीक है, ओझा इसका गोत है, हीराचंद जो है इसके पिताजी का नाम है, गौरीशंकर इनका नाम है, जी.एच. ओझा। ठीक है, इनके दरबार की बात करें, जो गिरा ये गौरीशंकर हीरानंद जो ओझा है, ये किसके दरबार में रहते हैं? महाराजा सज्जन सिंह के दरबार में, जो कहाँ के शासक रहते हैं? आपने उदयपुर के। ठीक है, और महाराजा सज्जन सिंह के दरबार में क्या रहते हैं? कवि। ठीक है, इनको कौन थे? कविराजा श्यामलदास ददीवाड़िया। कविराजा
श्यामल दास ददीवाड़िया। कवि राजा श्यामल दास जो रहते हैं ना, वो कहाँ, वो भी दरबारी कवि रहते हैं। किसके दरबार में? सज्जन सिंह के दरबार में। ठीक है, पहले पढ़ लिया ना ये, कवि राजा श्यामल दास ददीवाड़िया। ठीक है, तो ये जो रहते हैं, ये भी कहा, महाराजा सज्जन सिंह जो रहते हैं उनके दरबार में कवि रहते हैं। ठीक है, और श्यामल दास, कवि राजा श्यामल दास जो है, इनका प्रसिद्ध जो ग्रंथ है वो कौन सा है? वीर विनोद। ठीक है, ये जो वीर विनोद ग्रंथ रहता है, इसको 4 भागों में अलग अलग बनाते हैं। ठीक है, उसी टाइम पे जो जी.एच. ओझा रहते हैं इनके दरबारी कवि, उन्हीं को महाराजा सज्जन सिंह इनका क्या करते हैं? सहयोगी बनाते हैं, जो इनका क्या करते हैं? सहयोग देते हैं। ठीक है, कौन? जी.एच. ओझा। ठीक है, जी.एच. ओझा ही क्या रहेंगे? इनके दरबार में रहेंगे और सहयोगी रहेंगे किसके? कवि राजा श्यामल दास ददीवाड़िया के। ठीक है, इनके 50 से अधिक तो ग्रंथ है जी.एच. ओझा के, 50 से अधिक। और जिसमें इनका जो एक सबसे जो प्रसिद्ध जो ग्रंथ है ना, वो कौन सा है इनका? भारतीय प्राचीन लिपिमाला। भारतीय प्राचीन लिपिमाला। ठीक है, एक इनको जो प्रसिद्धि, जो उपलब्धि जो प्राप्त है इनको, उपाधि, ठीक है, उपाधि, वो किसने दी है? ब्रिटिश सरकार ने। ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या उपाधि मिली हुई है इनको? ब्रिटिश सरकार द्वारा राय बहादुर की। ये उपाधि कब दी थी इनको? 1914 में। ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा राय बहादुर की इनको क्या दी है? उपाधि 1900, ठीक है, 1914 में। इसके अलावा जाओ, इनकी 2 महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं अलग अलग, 2 महत्वपूर्ण ठीक है, 2 महत्वपूर्ण उपलब्धियां इनकी अलग अलग, कौन कौन सी है? ठीक है, एक तो राजस्थान के जो प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है ना, किसके द्वारा? मोहम्मद नैनसी ख्यात। ठीक है, उसका जो संपादन है एक तरह से, वो किसके द्वारा किया गया है? जी.एच. ओझा के द्वारा। राजस्थान के प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ। ठीक है, इसका जो संपादन है वो किसके द्वारा किया हुआ है? जी.एच. ओझा के द्वारा। ठीक है, कौन सा है ग्रंथ? मोहम्मद नैनसी ख्यात। ठीक है, कौन सा है? मोहम्मद नैनसी ख्यात। तो संपादन किया गया है किसके द्वारा? जी.एच. ओझा के द्वारा। जबकि जो ये ग्रंथ है ना, मोहम्मद नैनसी,
इसका जो लेखन है ना, वो लेखन किसके द्वारा है? ठीक है, ठीक है, और लिखा हुआ किसके द्वारा? मनोरंजन नैन्सी के द्वारा। मनोरंजन नैन्सी के द्वारा तो लिखा हुआ है। और संपादन जी ओझा के द्वारा। एक तो ये है इनकी प्रसिद्ध उपलब्धि। ठीक है, जो ये मोहम्मद नैन्सी ख्यात जो ये ग्रंथ है, इस ग्रंथ में क्या क्या चीजें मिलती हैं? एक तो जैसे इसके अंदर तुम्हें क्या देखने के लिए मिलेगा, मारवाड़ राज्य का जो भी इतिहास है ना, पूरा वो इतिहास मिलेगा। मारवाड़ राज्य का इतिहास। ठीक है, क्या मिलेगा? मारवाड़ राज्य का इतिहास। ठीक है, और द मॉडर्न नैन्सी थे ना, ये कौन थे? महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी कवि। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि। और तीसरा, जो मोहम्मद नैन्सी है, मोहम्मद नैन्सी को मोहम्मद नैन्सी को क्या बोला गया है? राजस्थान का अबुल फजल। राजस्थान का अबुल फजल। ये सीधे सीधे क्वेश्चन है ना, राजस्थान का अबुल फजल। ठीक है, और ये किसने बोला है? राजस्थान का अबुल फजल तो बोला है, लेकिन बोला किसने है? ठीक है, ये बोला किसने? डॉक्टर देवी प्रसाद ने। ठीक है, डॉक्टर देवी प्रसाद ने क्या बोला है मोहम्मद नैन्सी को? राजस्थान का अबुल फजल। एक उपलब्धि तो ये हो गई इनकी। दूसरी उपलब्धि, सेकंड उपलब्धि, जो बुक है कौन सी? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। कौन सी? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। किसके द्वारा? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। ठीक है, जो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा जो लिखी हुई पुस्तक है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसका जो रूपांतरण किया है हिंदी में, वो भी किसके द्वारा किया है? जीएच ओझा के द्वारा। ठीक है, इसका क्या है? रूपांतरण। रूपांतरण किसके द्वारा? जीएच ओझा के द्वारा। ठीक है, रूपांतरण तो किया ही, मतलब हिंदी ट्रांसलेशन। प्लस इसके साथ में क्या किया है इन्होंने? जीएच ओझा ने इसकी जितनी भी अशुद्धियां थी ना किताब में, वो सभी अशुद्धियां भी किसने सुधारी? जीएच ओझा ने।
सारी अशुद्धियां भी, कोई चीज अधूरी रह गई हो वो भी सारी अशुद्धियां किसके द्वारा की गई, जीएच ओझा के द्वारा। ये दो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं जो जीएच ओझा की गिनने में आती है। और जो दोनों आपका ट्रांसलेशन और हिंदी की अशुद्धियां जो सुधारी है, इसी की वजह से इनको क्या बोला जाता है, राजस्थान का ग्रीवन। इस वजह से इनको दोनों की वजह से क्या बोला जाता है, इनको राजस्थान का ग्रीवन। क्या बोला, राजस्थान का ग्रीवन। ठीक है। और राजस्थान के प्रथम पूर्ण इतिहासकार के रूप में भी ये जाने जाते हैं। राजस्थान के प्रथम पूर्ण इतिहासकार, राजस्थान के प्रथम पूर्ण इतिहासकार। और इनका जो नाम है वो भी किसमें रिकॉर्ड है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। और क्यों है, क्योंकि भारतीय लिपि शास्त्र जो माला है, कौन सी, भारतीय लिपि शास्त्र। ठीक है, भारतीय लिपि शास्त्र, इसका अंकन करने पर, अंकन करने पर इनका नाम किसमें रिकॉर्ड है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। ठीक है, इसमें इनका नाम क्या है, दर्ज। ये कौन से हो गए हमारे, जीएच ओझा। अब चौथा देखेंगे हम, चौथा दरबारी कवि जो है, चौथे इतिहासकार वो कौन होंगे हमारे, फोर्थ, ये कौन है, एलपी देशितिरी। ठीक है, कौन है, एलपी देशितिरी। और इनका पूरा नाम, अगर एलपी का नाम पूछा जाए तो एलपी का नाम क्या है, लुइजी पियो, लुइजी पियो देशितिरी। ठीक है, लुइजी पियो देशितिरी। एक तो इनका गुरु इंपॉर्टेंट है, गुरु से संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं सीधे सीधे। पंडित रामकरण ओसापा, कौन थे, पंडित रामकरण ओसापा, ये कौन है, इनके गुरु। ठीक है। और बात करते हैं कि जब ये आए थे ना, एलपी थ्योरी, कहाँ पर, राजस्थान में। तो राजस्थान में आने से पहले भारत में आए होंगे, और भारत में कहाँ आए थे सबसे पहले, तो भारत में बात करें तो भारत में कहाँ है, दिल्ली में। सबसे पहले कहाँ है, भारत में, दिल्ली में, कब, 1914 में। ठीक है, जगह बंगाल। बुलाया किसके द्वारा गया इनको दिल्ली में, जो बुलाया, तो बुलाया किसके द्वारा, बुलाने वाले व्यक्ति का नाम, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ठीक है, एक इसका कारण पूछ सकते हैं कि कारण क्या था बुलाने का। ठीक है, कारण की बात करें तो कारण क्या था, जो कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी है, कौन सी, कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी,
ठीक है, कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी के अंतर्गत जो भी हमारा राजपूतानी का जो इतिहास है उसका सर्वेक्षण करने के लिए। के अंतर्गत राजपूतानी के इतिहास का सर्वेक्षण करने के लिए। ठीक है, एक काम तो इनको ये दिया गया। दूसरा, ये तो भारत में हो गया। अब कहाँ आएंगे? राजस्थान में। राजस्थान में सबसे पहले जो आएंगे तो सर्वप्रथम तो कहाँ है? सर्वप्रथम कहाँ है ये? जोधपुर। ठीक है, फिर बाद में जोधपुर के बाद में बीकानेर। बीकानेर इंपॉर्टेंट है। बीकानेर क्यों इंपॉर्टेंट है? बीकानेर में क्या क्या हुआ इनके साथ? ठीक है, एक तो बीकानेर को इन्होंने क्या बनाया? अपनी कर्मस्थली बनाया। ठीक है, बीकानेर को क्या बनाया? अपनी कर्मस्थली बनाया। दूसरा, इनकी मृत्यु भी यहीं हुई। तीसरा, इनकी जो कब्र है वो कब्र भी आज भी यहीं है, बीकानेर में। ठीक है, ये तीनों चीज इसके इनके लिए ये बीकानेर में इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में एक जो इनको काम दिया गया जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा, एक काम कौन सा दिया गया इनको? एक तो ये दे दिया। सेकंड जो इनको काम दिया गया वो कह दिया गया जो चारणों का इतिहास है, चारणों के इतिहास का सर्वेक्षण करने के लिए, चारणों के इतिहास का सर्वेक्षण करने के लिए ये इनको कार्य दिया गया, चारणों के इतिहास का सर्वेक्षण करने के लिए। और इस समय जो ये दरबार में कवि थे वो किसके दरबारी कवि थे? महाराजा गंगा सिंह के। महाराजा गंगा सिंह के दरबारी कवि। ठीक है, कहते महाराजा गंगा सिंह के दरबारी कवि। ठीक, इस टाइम पे जब इन्होंने चारणों का इतिहास का वर्णन किया, सर्वेक्षण किया एक तरह से, तो इनके द्वारा दो ग्रंथ, दो किताबें लिखी गई, दो पुस्तक अलग अलग। ठीक है, एक तो कौन सी लिखी गई? राजस्थान में चारणों के इतिहास का ऐतिहासिक सर्वे। सेकेंड,
दूसरी जो लिखी पश्चिमी राजस्थान व्याकरण, पश्चिमी राजस्थान व्याकरण। दो किताबें हैं जो सर्वे जो संपादन हुआ जो किसके द्वारा है? एलपी तेसी तोरी के द्वारा ना। एक इनको जो राजस्थानी जो भाषा है उस राजस्थानी भाषा को दो भागों में जो बांटा गया है भाषा को, वो भी इनके द्वारा बांटा गया है। तीसरा राजस्थानी भाषा को दो भागों में कौन कौन से दो भाग? फर्स्ट कौन सा आपका? पूर्वी। और सेकंड कौन सा है? पश्चिमी। ठीक है, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। राजस्थानी भाषा को इन दो भागों में बांटा है इन्होंने। ठीक है, और इनके द्वारा जो दो महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वो भी संपादन किया गया है। दो महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन कौन से इनके अलग अलग? तो एक एक जो ग्रंथ है वो तो कौन सा इनका जो संपादन किया है इनके द्वारा? वेली किशन रुक्मणी ख्यात। वेली किशन कौन सा है? वेली किशन रुक्मणी ख्यात। संपादन तो किया है एलपी जोशी के द्वारा। और अगर लेखक की बात करें तो इसके जो वेली किशन रुक्मणी ख्यात है इसके जो लेखक है, लेखक कौन है? लेखक कौन है? पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़। ठीक है, दोनों हो गए। यहाँ पे जो पृथ्वीराज राठौड़ है इनको पीथल के नाम से कविताएं लिखते हैं। यहाँ पर ये जो ग्रंथ है ना वेली किशन रुक्मणी ख्यात, इसमें पृथ्वीराज राठौड़ हैं पीथल के नाम से क्या करते हैं? यहाँ पर कविताएं लिखते हैं इसमें, पीथल के नाम से कविताएं। ठीक है, और यहीं पर जो महाराणा प्रताप है उनको पाथल कहा गया है। महाराणा प्रताप को क्या कहा? प्रताप को पाथल कहा गया है। ठीक है, और पीथल और पाथल के नाम से एक संवाद है अलग से। ठीक है, यहाँ लिख लो इसको अलग से, पीथल पाथल का संवाद। पीथल और पाथल संवाद। ये जो पीथल और पाथल का जो संवाद है ना, इस संवाद किसके द्वारा कविता है जो किसके द्वारा लिखी गई है? कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा। कविता में कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा। कन्हैयालाल किसकी कविता है? कन्हैयालाल सेठिया। ठीक है, यहीं पर जो पृथ्वीराज राठौड़ है, पृथ्वीराज राठौड़ को और किस नाम से जानते हैं?
इनको क्या बोलते हैं, डिंगल बादशाह का हीरोज। डिंगल बादशाह का हीरोज। ठीक है। और जो वेली किशन रुक्मणी ख्यात जो ग्रंथ है, इसी ग्रंथ को कवि दुर्साडा है, कवि दुर्साडा, कवि दुर्साडा ने इसे क्या कहा है, पांचवा वेद और 19वां पुराण। पांचवा वेद और 19वां पुराण। क्या कहा, पांचवा वेद और 19वां पुराण कहा गया है। ठीक है। और जो पृथ्वीराज राठौड़ है, ये एक तरह से जो किसके दरबार में रहते हैं, ये अखबार के दरबार में, अकबर के दरबार में। अधीनता स्वीकार करी हुई रहती किसकी, अकबर की। और अकबर ने इनको खुशी से खुश होकर, अकबर के द्वारा इनको खुशी से खुश होकर अकबर के द्वारा इसे इन्हें जागीर में देते हैं। कौन सा दुर्ग, गागरोन का दुर्ग। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट चीजें होगी इसके बारे में। तो ये वो हमारा कौन सा पहला ग्रंथ, वेली किशन रुक्मणी ख्यात। दूसरा ग्रंथ कौन सा हमारा, राव जेतसिर और छंद। राव जेतसिर छंद। दूसरा कौन सा है, राव जेतसिर छंद। इसके जो लेखक है, लेखक कौन है, संपादन तो किसके द्वारा है, एलपी टेसीटोरे के द्वारा। और लेखक बिट्टू सूजा। लेखक कौन है, बिट्टू सूजा। दरबारी कवि रहते हैं किसके, दरबारी कवि राव जेठ सिंह के। बीकानेर के जो शासक रहते हैं कौन, बीकानेर शासक राव जेठ सिंह। यहाँ पर जो ये ग्रंथ है राव जेठ सिंह रचन, इसमें हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है, एक तो हमें इसमें बीकानेर का जो इतिहास होता है वो देखने के लिए मिलेगा, बीकानेर राज्य का इतिहास। ठीक है। दूसरा, राव जेठ सिंह द्वारा जो कामरान पर विजय का उल्लेख है वो भी इसमें देखने के लिए मिलता है। और कामरान जो होता है वो कामरान कौन होता है, बाबर का पुत्र। तो ये भी लिख सकते हैं हम कि राव जेठ सिंह द्वारा कामरान पर विजय
का उल्लेख। इसके अलावा बात करें तो और क्या देखने को मिलता है इसमें, जो राव लूणकरण रहता है बीकानेर के शासक, कौन, राव लूणकरण, उनको इसी ग्रंथ में क्या बोला गया है, राजपुताने का, सॉरी, कलयुग का कर्ण, क्या बोला गया, कलयुग का कर्ण। ठीक है, और जिस प्रकार से कलयुग का कर्ण बोला गया किसको, राव लूणकरण को, और ये बात आपको आज देखने के लिए मिलेगी राव ज्योतिषी रचना में। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी से भी निकलता है एक और, लेकिन वो अलग से है। ठीक है, स्टार लगा के इसमें नोट डाल के लिख लेना। कौन सा, आपका राजपुताने का कर्ण। दोनों में कई बार कंफ्यूजन होता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं राजपुताने का कर्ण। ठीक है, राजपुताने का जो कर्ण है वो किसको बोला गया है। ठीक है, तो राजपुताने का जो कर्ण बोला गया वो किसको बोला गया है, महाराजा राय सिंह को। ठीक है, महाराजा राय सिंह को। और बोला किसने है राजपुताने का कर्ण, इन्हें महाराजा राय सिंह को ये बोला है मुंशी देवी प्रसाद ने। देवी मुंशी प्रसाद लिख लीजिए, एक ही बात है, देवी मुंशी प्रसाद। ठीक है, और महाराजा गंगा सिंह जो है, महाराजा गंगा सिंह के शासन काल में कौन सा आपका बीकानेर जो संग्रहालय उसका भी निर्माण कब हुआ था, महाराजा गंगा सिंह के शासन काल में। एक ये और इम्पोर्टेंट लाइन है जो याद रखना कि बीकानेर संग्रहालय का निर्माण गंगा सिंह के शासन काल में। ठीक है, तो ये थे हमारे आखिरी और अंतिम एलपी तस्वीरी। ऐसे तो बहुत सारे इतिहासकार हैं अलग अलग, लेकिन ये जो महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं ये हैं जिनके बारे में हमें एग्जाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट